हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आपको पता है यूरेट पीजी 2024 के लिए अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे आपकी जो एमसीक्यू सीरीज है वो अपने स्टार्ट करी है और एक वीडियो आपका ऑलरेडी मिल चुका है। आज का ये दूसरा वीडियो होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर भी मैं आपको लगभग 45 क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर हम दो टॉपिक पे बात कर लेंगे। पहला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी जो टॉपिक इसके अलावा होने वाला है वो कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। दो टॉपिक्स हम आज के वीडियो में कवर अप कर लेंगे और 45 क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही आपको दो दो वीडियोस देने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अलावा एक वीडियो और लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कैसे आप बचे हुए 10 दिन के अंदर जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। इसको हमें कूट दिए गए हैं, यानी कि हमें जो कोड है उसके हिसाब से अरेंज करना है। पहला ऑप्शन है हमारे सामने कॉलिकर और इधर दिया हुआ है स्ट्रक्चरल सोर्गेस्टियो ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना संगठन दिया। पेलाडेन ने क्या दिया, स्लाइडन स्वान ने क्या दिया, सिंगर निकोल्सन ने दिया। पहले हमने चार इधर पढ़े इधर पढ़े, हमें ये पता चल गया कि स्लीडन और स्वान ने क्या दिया था, हमें कोशिका सिद्धांत दिया था। अब हमने देखा कि सी के अंदर दो कहाँ कहाँ है, तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो गए, यानी कि इन दो में से कोई एक होगा। फिर हमें पता चला कि सिंगर और निकोल्सन ने क्या दिया था, तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। तो हमें पता चला डी मेथड इसमें आया, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत हाइड्रोजन के कितने परमाणु मुक्त होते हैं, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस द एटम लिबरेट ऑफ हाइड्रोजन आर, यानी कि कितने जो अणु हैं हाइड्रोजन के मुक्त होते हैं। तो हमें पता है कितने होते हैं सर, दो जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो मुक्त होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान होता क्या है, ग्लूकोज अणु को इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, दो मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, क्रेब्स चक्र के दौरान जल के अणु मुक्त होते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गलत लगा जब मैंने पढ़ा। तो क्रेब्स चक्र के दौरान जल के अणु मुक्त नहीं होते। हम क्या देख सकते हैं इसमें कि कितने अणु उपयोग होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और इसका आंसर भी हमें मिल जाएगा। दो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्रेब्स चक्र के दौरान जल के कितने अणु उपयोग में लिए जाते हैं, तो दो अणु उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन से थे, फ्लेमिंग थे, माइकेलिस थे, वेंसले थे या फिर वेंडा थे। तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया को नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन से थे, वेंडा नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी फॉर्मेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस इन F1 कण के अंदर होता है, क्रिस्टी के अंदर होता है, इंटरनल चैम्बर के अंदर होता है या फिर आउटर चैम्बर के अंदर होता है। यदि हम राइट ऑप्शन की बात करें तो जो F1 पार्टिकल्स होते हैं, F1 पार्टिकल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, F1 कणों की खोजकर्ता कौन है, यानी कि जो F1 पार्टिकल्स हैं इनको खोज करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे। अल्टमन नाम के साइंटिस्ट थे, मॉरिशन नाम के साइंटिस्ट थे, नोविट कॉट नाम के साइंटिस्ट थे या फिर हमबर्टो फर्नांडीज मोरन नाम के साइंटिस्ट थे। तो फर्नांडीज जो मोरन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने ही F1 पार्टिकल की खोज की थी और उन्होंने ही अपने नाम पे इसको F1 पार्टिकल भी कहा था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के किण्वक उपस्थित होते हैं, यानी कि जो एंजाइम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम आते हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं या फिर कहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मध्यांश में, यानी कि इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला पर, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वहाँ पर होते हैं। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में, यानी कि पैरामाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर होते हैं या फिर F1 पार्टिकल्स के ऊपर पाए जाते हैं। तो जो ETS के अंदर जो एंजाइम्स यूज आते हैं वो हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो जो F1 पार्टिकल्स होते हैं, अभी हमने देखा था जो फर्नांडीज मोरन जो पार्टिकल्स होते हैं F1 पार्टिकल, उनके ऊपर ये एंजाइम्स हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, केमी ऑस्मोटिक अवधारणा निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा 1961 के अंदर प्रतिपादित की गई। यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चल गई कि जो कीमो या फिर केमी ऑस्मोटिक जो हाइपोथेसिस है वो कब दी गई थी, 1961 के अंदर दी गई थी। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। मैंने स्टार लगा दिया, आप इसको भी याद कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन बन के आ जाता है कि कब दी गई तो आपको पता होना चाहिए 1961 के अंदर दी गई। अब ये पूछ रहा है किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई, तो लक के द्वारा दी गई, मिचेल के द्वारा दी गई, शेवरमॉन्ट के द्वारा दी गई या फिर पेलाडे नाम के साइंटिस्ट द्वारा दी गई। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो मिचेल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस वैज्ञानिक को सॉरी ये जो अवधारणा थी या फिर जो कॉन्सेप्ट था, हाइपोथेसिस थी, इसको क्या किया, प्रतिपादित किया था। आगे बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रचना है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, क्या ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी है या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो सेमी ऑटोनोमस बॉडी है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों है, क्योंकि देखिए इसके पास खुद का DNA होता है और खुद के क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, पहले आप वो समझिए कि जो व्यक्ति या फिर ऐसी कोई स्ट्रक्चर है जो कि खुद से ही अपनी नई संतति बना सकता है। नई संतति कब बना पाएगा, जब उसके पास क्या हो, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री हो, यानी कि खुद से प्रोटीन का फॉर्मेशन कर पाए और खुद के अंदर ही जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन खुद की हो और उसी जेनेटिक मटेरियल को आगे अपनी संतति के अंदर क्या कर पाए, ट्रांसफर कर पाए। यदि ये दोनों चीज़ किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है तो उसे अपन कह देते हैं ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। लेकिन हमने इसको क्या कहा, सेमी ऑटोनोमस बॉडी अपन कह रहे हैं। सेमी ऑटोनोमस बॉडी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये किसी एक सेल के अंदर प्रेजेंट है
ठीक है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। इसके पास क्या होता है, राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है, और इसके पास खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, और ये लेकिन ये प्रेजेंट किसके अंदर है, किसी एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। यदि ये किसी सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए अपन इसे क्या कह देते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी कह देते हैं। तो आपसे कोई पूछे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नव संश्लेषण या उत्पत्ति से क्या अभिप्राय है। डी नोवे सिंथेसिस या फिर ओरिजिन की बात कर रहे हैं पर न्यू फ्रॉम का मतलब क्या होता है। ओरिजिन एंड न्यू यानी कि नए तौर पर उत्पत्ति हो रही है। ओरिजिन फ्रॉम ओल्ड ऑर्गेनिज यानी कि पुराने अंगों से उत्पत्ति हो रही है, या फिर ओरिजिन फ्रॉम प्रोकैरियोट सेल्स, या फिर नन ऑफ दीज। इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ओरिजिन इन न्यू यानी कि बिल्कुल यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डी नोवे सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ही नए सिरे से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए क्रेब्स चक्र के लिए अदर नाम क्या हो सकता है, क्रेब्स चक्र के दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो देखिए मैलिक एसिड साइकिल होता है, फ्यूमेरिक एसिड साइकिल होता है, स्पार्टिक एसिड साइकिल होता है, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल होता है। तो हमें पता है क्रेब्स चक्र का जो अन्य नाम है वो क्या हो सकता है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी हो सकता है, या फिर टीएसए साइकिल भी किसे कहते हैं, क्रेब्स चक्र को ही टीएसए साइकिल भी कहा जाता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी किसे कहा कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल को भी कहते हैं, या फिर हम बात करें क्रेब साइकिल भी इसे अपन कहते हैं। क्रैब नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज करी थी, उन्होंने अपने नाम पे साइकिल को दे दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा संचालित किया जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म होता है किसके द्वारा संचालित किया जाता है, क्रेब्स चक्र के द्वारा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा, इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ द अबव के द्वारा। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो बिल्कुल उपयुक्त तो सभी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या परफॉर्म करता है, देखिए क्रेब साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और इंटरमीडिएटरी जो मेटाबॉलिज्म होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा खोजा गया था, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन थे, बेंडा थे, कॉलिकर थे, माइकेलिस थे, या फिर किन्सबरी थे। तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने इनको सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। इसके अलावा हम बात करें तो कॉलिकर ने 80 के अंदर, ठीक है 80 के अंदर कीटों की जो पेशीय कोशिकाएं होती हैं, जो कीट्स होते हैं यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी जो मसल सेल्स होती हैं, उनके अंदर सबसे पहले इसकी क्या करी थी, खोज करी थी। ठीक है, और नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन से थे, तो बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। आगे बात करते हैं, एक विभाजनशील कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, एक्टोप्लास्ट के नीचे पाए जाएंगे, तर्कु के यानी स्पेंडल के अराउंड पाए जाएंगे, अराउंड सेंट्रियोल के पास पाए जाएंगे, या फिर ऑल ऑफ ओवर इन साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे। यानी कि ये पूछ रहा है कि एक सेल है जो डिवाइड कर रही है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हमें कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। राइट ऑप्शन की बात करें हम यहाँ पे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में, ऑल ओवर साइटोप्लाज्म में वो क्या रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जब कोशिका सेल डिवाइड हो रही होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, छोटे छोटे कोशिकाओं में या फिर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और ऑल ओवर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीकारी प्रकृति जांचने हेतु इसे जेनस ग्रीन से विरंजित निम्न से किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले स्टेन किया गया इससे जेनस ग्रीन नाम की डाई से, और इसको क्यों, क्योंकि इसको हमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर जानना था। तो ये कौन से साइंटिस्ट द्वारा किया गया, ठीक है, वेंडा के द्वारा किया गया, किंग्सबरी के द्वारा किया गया, मिकेलस के द्वारा किया गया, या फिर हम बात करें अल्टमान नाम के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। तो इसकी यदि राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चलती है, ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ से पुटअप हो जाता है, आपसे जो पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीडाइजिंग नेचर को जानने के लिए उसे किस डाई से रंगा जाता है। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए जीनस ग्रीन नाम की डाई से उसको क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। ठीक है, या फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन डाई से क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है, उसकी कौन सी प्रकृति को या फिर कौन से नेचर को जांचने के लिए, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर को जांचने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए वायवीय शोषण करने वाली कोशिका जिससे माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है, यानी कि अ सेल रेस्पायरिंग एरोबिकली एंड डिवॉइडेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज, ल्यूकोसाइट होती है, इरिथ्रोसाइट होती है, लीवर सेल होती है, या फिर मसल सेल होती है। राइट ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो बिल्कुल इरिथ्रोसाइट क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए जो एरिथ्रोसाइट होती है वो बिल्कुल वायवीय शोषण करती है, एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस भी उसके अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, ये सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनिज होते हैं उसके अंदर एब्सेंट होते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर हमें क्या मिल जाए, स्पेस मिल जाए, और ज़्यादा स्पेस मिल जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन का वहन कर सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से किस में कुछ ही माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन विल हैव फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल के अंदर, नॉन ग्रीन प्लांट के अंदर, ग्रीन प्लांट के अंदर, या फिर मसल सेल के अंदर। राइट ऑप्शन की बात कर लें हम यहाँ पे तो हरित पादप जो कोशिका होती है, ग्रीन प्लांट सेल होती है, उसके अंदर बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए जो जंतु कोशिका होती है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होती है। ठीक है, क्या होता है, देखिए पावर हाउस ऑफ द
सेल। तो जितनी भी पावर की ज़रूरत पड़ती है हमें सबसे ज़्यादा, वो हमें किसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हमें माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक ग्रीन प्लांट है, उसके लिए पावर का सोर्स क्या हो सकता है, सन हो सकता है, तो वो डायरेक्ट सन एनर्जी को एज अ पावर यूज़ कर लेती है, ठीक है। इसलिए हर एक जो पादप कोशिका है उसके लिए थोड़ी कम मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिपोर्टेड इन, यानी कि अधिकतम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाएंगे, फ्लाइट मसल सेल ऑफ इंसेक्ट, किडनी सेल्स के अंदर, स्पर्म के अंदर, या फिर लीवर सेल के अंदर। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो जहाँ जितनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, उतने माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे नंबर के अंदर ज़्यादा होंगे। तो अब देखिए एक इंसेक्ट है, कीट है, उसकी उड़ान पेशी कोशिका है, यानी कि उसकी फ्लाइट मसल सेल है, उसमें कितनी ज़्यादा मात्रा में हमें माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। किडनी के अंदर इतनी नहीं चाहिए, लीवर के अंदर इतनी चाहिए, और शुक्राणु के अंदर भी हमें इतनी माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इन चारों की कंपेयर करने के हिसाब से, ठीक है। आगे बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट सीन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में से अनुपस्थित होते हैं, ग्रीन एल्गी के अंदर अनुपस्थित होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, फर्न के अंदर होते हैं, या फिर ब्राउन एल्गी के अंदर होते हैं। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो बिग बैक्टीरिया बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्यों, क्योंकि क्या बात करें हम, यदि बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या है, एक प्रकार की प्रोकैरियोट सेल है। क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। अब प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसका न्यूक्लियस इसके पास जो है वेल डेवलप्ड नहीं होगा, या फिर लेस ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो इसके पास न्यूक्लियर एनवलप नहीं होगी। इसके अलावा हम बात करें तो इसके अंदर क्या नहीं होगा, सेल के जो ऑर्गेनीज होते हैं, सेल के जो ऑर्गेनीज होते हैं वो भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, वो भी यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा कि जब इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो फिर इनका एनर्जी का सोर्स क्या रहेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास नहीं है तो इनके पास एनर्जी के लिए दूसरे बॉडी पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मीजोजोम्स कहते हैं, ठीक है। मीजोजोम्स इनके लिए कैसे काम करते हैं, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही काम करते हैं। तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में कौन से ऐसे कोशिकांग हैं या फिर सेल ऑर्गेनीज हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करते हैं या फिर एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो मीजोजोम आपका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टल स्थल हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टल कहाँ पे देखने को मिलते हैं या फिर किस स्थल होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, फैट का सिंथेसिस होता है, क्रैब साइकिल होता है, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वहाँ पे चल रही होती है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो डी यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्रिस्टी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी क्या होती है, देखिए जैसे ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, जिसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर क्या बन जाते हैं, कुछ फोल्डिंग्स बन जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस फोल्डिंग्स को ही क्या कहते हैं, ये जो बनी हुई फोल्डिंग्स हैं इनको ही क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। और इन क्रिस्टी के अंदर क्या चल रहा होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चल रही होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम्स स्थित होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइटोक्रोम्स हैं वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, मैट्रिक्स के अंदर होंगे, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, इनर मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, या फिर आउटर चैम्बर के अंदर होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल इनर मेम्ब्रेन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज तथा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है, ये कहाँ देखने को मिलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, इनर मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर होंगे, या फिर इनर चैम्बर के अंदर होंगे। राइट ऑप्शन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए ईटीएस का चलायमान वाहक है, यानी कि मोबाइल कैरियर क्या है, ईटीएस का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसका मोबाइल कैरियर ये हमसे पूछ रहा है। एनएडीएच होता है, एनएडीपीएच होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, या फिर साइटोक्रोम सी होता है, एनएडीपीएच होता है, या फिर साइटोक्रोम सी होता है। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि पेपर लेवल का बनता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और साइटोक्रोम सी होते हैं, वो क्या होते हैं, मोबाइल कैरियर होते हैं ईटीएस के अंदर, ठीक है। आगे और माइटोकॉन्ड्रिया का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, एटीपीएस एंजाइम पाया जाता है, यानी कि जो एटीपीएस एंजाइम है वो कहाँ देखने को मिलेगा, F0 पार्टिकल के अंदर, F1 पार्टिकल के अंदर, F5 पार्टिकल के अंदर, या फिर F6 पार्टिकल के अंदर। राइट ऑप्शन की बात करें तो बिल्कुल F1 पार्टिकल है, इसके अंदर क्या देखने को मिल जाएगा, हमें एटीपीएस नाम का एंजाइम मिल जाएगा या फिर फाउंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने आज माइटोकॉन्ड्रिया के क्वेश्चन कर लिए। आगे अपन बढ़ते हैं, किसके क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने, ER के क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमारे सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ऑफ ईआर इज नॉट, यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है, टू फॉर्म मैकेनिकल सपोर्ट, फैट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर रेस्पिरेशन। अब देखिए आप यदि इसको नहीं को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप पहला ऑप्शन पढ़ते हैं इसको टिक लगा देंगे, ठीक है। लेकिन हमें नहीं को ध्यान से पढ़ना है, नॉट को ध्यान से पढ़ना है। कई क्वेश्चन हमारे इस ऐसी सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाते हैं। तो मैकेनिकल सपोर्ट बिल्कुल हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। फैट का सिंथेसिस होता है, कौन सी, SER के अंदर। RER के अंदर क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। लेकिन रेस्पिरेशन का कभी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमें कोई भी रोल देखने को नहीं मिलता। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए किस आयन का संग्रह एवं वितरण चिकनी सतह युक्त अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा किया जाता है। इंग्लिश के अंदर आइए, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन कौन से आयन हैं जो स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर करते हैं, ठीक है। कौन से आयन का होता है,
मैग्नीशियम आयन का होता है, सोडियम आयन का होता है, कैल्शियम आयन का होता है या फिर पोटेशियम आयन का होता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो कैल्शियम आयन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम आयन जो है वो स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं और वहीं से उनका क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण कोशिका में किस रचना के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं सेल के अंदर वो कौन से स्ट्रक्चर के द्वारा उनका सिंथेसिस किया जाता है, वेसिकल्स के अंदर, गोल्जी बॉडी के अंदर, टिब्यूल्स के अंदर, टिब्यूल्स के द्वारा या फिर सिस्टर्नी के द्वारा। तो राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो टिब्यूल्स हो जाएगा बिल्कुल इसका राइट आंसर। ठीक है, जो वेसिकल्स होते हैं, टिब्यूल्स होते हैं और सिस्टर्नी होते हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, देखिए जो रफ सरफेस वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो हमें मुख्यतः कहाँ देखने के लिए मिलेगी, टिब्यूल्स और वेसिकल्स के अंदर, सिस्टर्नी और टिब्यूल्स के अंदर, सिस्टर्नी या फिर केवल वेसिकल्स के अंदर। ठीक है, सॉरी, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके अंदर बेसिकली क्या पाए जाएंगे, टिब्यूल्स और वेसिकल्स होंगे, सिस्टर्नी और टिब्यूल्स होंगे, सिस्टर्नी होगी या फिर केवल वेसिकल्स हमें देखने को मिलेगी। राइट ऑप्शन की बात करें तो सिस्टर्नी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर और एक होती है एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम का सीधा सा संबंध होता है किससे, प्रोटीन सिंथेसिस से। ठीक है, और जब यहाँ पे एसईआर का मतलब है तो राइबोसोम क्या होंगे, यहाँ पे एब्सेंट होंगे। एब्सेंट होंगे तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेंगे, तो ये किसका सिंथेसिस करेंगे, फैट का सिंथेसिस यहाँ पे करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखिए प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में अंतःप्रद्रवी जालिका से संबंधित निम्न में से कौन सी रचना अधिकता में पाई जाती है, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं, कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है निम्न में से जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी। तो सिस्टर्नी और वेसिकल्स होंगी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स होंगे, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स होंगे, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स तीनों उपस्थित होंगे। ये क्या पूछ रहा है कि जो कोशिकाएं प्रोटीन का संश्लेषण करेंगी, ठीक है, उसमें अंतःप्रद्रवी जालिका की कौन सी संरचना जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी, यानी कि ये प्रोटीन संश्लेषण की बात कर रहा है तो ये कौन सी अंतःप्रद्रवी जालिका की बात कर रहा है, आरईआर की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसमें से यदि हम इसको राइट आंसर बताना चाहेंगे तो बिल्कुल सिस्टर्नी और जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिस प्रोटीन कोशिका सॉरी जिन कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है उनके अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए खुरदरी सतह वाली अंतःप्रद्रवी जालिका रहती है, यानी कि जो रफ सरफेस वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है वो एसिडोफिलिक होती है, बेसोफिलिक होती है, न्यूट्रल होती है या फिर रिवर्सिबल होती है। राइट ऑप्शन की बात करें तो वो कैसी होती है, बेसोफिलिक होती है। राइट सॉरी इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कैसी होती है, बेसोफिलिक होती है। बेसोफिलिक का मतलब क्या होता है कि ये बेस से क्या करती है, लव करती है। बेसोफिलिक का मतलब होता है लविंग। तो बेस से क्या करती है, यानी कि जो भी बेस होगा उसकी तरफ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, आकर्षित होने वाली होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए यकृत कोशिकाओं में निरावेशीकरण का स्थल होता है, यानी कि लीवर सेल के अंदर सेंटर ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन कौन सा होता है, आरईआर होता है, एसईआर होता है, फ्री राइबोसोम्स होते हैं या फिर गोल्जी बॉडी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से शायद ये पिछले पेपर के अंदर पूछा भी गया है कि भाई कुछ भी ये हो सकता है। तो इसकी राइट ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खोजकर्ता कौन है, बेसिक क्वेश्चन है, बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने डिस्कवर किया था, थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने, पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने, विल सिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने या फिर पोर्टर बाउन के साथियों ने। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे बिल्कुल अनुपस्थित होती है या फिर अंतःप्रद्रवी जालिका कहाँ पे नहीं देखने को मिलती, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्लाज्मा कोशिकाओं में, वृषण की अंतराली कोशिकाओं में या फिर उपरोक्त सभी में। राइट ऑप्शन की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें एब्सेंट होती है। क्यों, क्योंकि रीजन भी मैंने आपको बता दिया, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इनके अंदर डेवलप नहीं है, इनका क्या न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं है, तो फिर हम इनसे सेल ऑर्गेनेल्स की भी उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें अंतःप्रद्रवी जालिका अनुपस्थित होती है। अब यहाँ पे देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं का नाम आ गया, यानी कि इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी होगा और सेल के ऑर्गेनेल्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो देखिए परिपक्व इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, विभज्योति की कोशिकाएं या फिर उपरोक्त सभी में। विभज्योति की कोशिकाएं होती है मेरामेस्टिक, मेरास्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं उनको विभज्योति की कोशिकाएं कहते हैं। परिपक्व इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है मैच्योर इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट का मतलब तो आप जानते हैं। तो इसके यदि हम राइट ऑप्शन की बात करें तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लड से ये जो दो कोशिकाएं होती हैं ब्लड से रिलेटेड कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो न्यूक्लियस के जो ऑर्गेन्स होते हैं वो भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए शुक्राणुओं में अंतःप्रद्रवी जालिका निरूपित होती है, यानी कि जो स्पर्मेटोजोआ होता है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिप्रेजेंट करती है क्या इसको, सिस्टर्नी में अनेक आशय यानी कि वेसाइकल्स होते हैं, सम वेसाइकल्स या फिर अनेक ट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी मैनी ट्यूब्यूल्स होती हैं। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए बसा कोशिकाओं में अंतःप्रद्रवी जालिका का स्वरूप होता है, यानी कि जो एडिपोज टिश्यू होते हैं
उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप क्या होता है, सिंपल ट्यूब्यूल्स के रूप में, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के रूप में, और सिंपल सिस्टर्नी के रूप में, या फिर जो कॉम्प्लेक्स नलिकाएं होती हैं या फिर कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके रूप में। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंतःप्रदिवी जालिका की झिल्ली की मोटाई होती है, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखिएगा। थिकनेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इस कितनी होती है, 7.5 नैनोमीटर, 9.0 नैनोमीटर, 6.5 नैनोमीटर या फिर 5 to 6 नैनोमीटर। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करते हैं तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, राइबोसोम आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाई, यानी कि जो राइबोसोम्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस पे पाए जाते हैं, आर पर पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। तो ये किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, ओलिगोसैकेराइड के द्वारा या फिर प्रोटीन्स के द्वारा। राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो राइबोसोम को अंतःप्रदिवी जालिका से संलग्न रखते हैं, अब उसने नाम भी पूछ लिया, ये तो हमें पता चल गया कि ग्लाइकोप्रोटीन्स के द्वारा राइबोसोम आर पर अटैच रहते हैं, लेकिन उसका नाम भी आप बता दीजिए लगे हाथ, राइबोफोरिन्स के द्वारा, C450 के द्वारा, ट्यूबुलिन के द्वारा या फिर एटीपी के द्वारा। राइट ऑप्शन की बात करें तो राइबोफोरिन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर यदि बनता है लेवल का तो ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करते हैं। देखिए, ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है, ग्लाइकोजन का सिंथेसाइज होता है कहाँ पे, SER पर, RER पर, ग्लाइकोसोम्स पर या फिर प्लास्टिड यानी कि लवकों पर। राइट ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, चिकनी सतह वाली अंतःप्रदिवी जालिका में अधिक संख्या में पाई जाती है, जो स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कहाँ पर अधिक संख्या में पाई, उसके अंदर क्या अधिक संख्या में पाई जाएंगी, नलिकाएं और आशय पाए जाएंगे, यानी कि ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स पाए जाएंगे, सिस्टर्नी पाई जाएंगी, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे, सिस्टर्नी और वेसिकल्स पाए जाएंगे। राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आगे बात करते हैं। देखिए, तीव्र गति से विभाजन करने वाली कोशिकाओं में अंतःप्रदिवी नलिका होती है, यानी कि जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनके उनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कैसी होती है, लेस डेवलप्ड होती है, इनएक्टिव होती है, मोर डेवलप्ड होती है या फिर एब्सेंट होती है। राइट ऑप्शन की बात करें तो अल्प विकसित होती है। ठीक है, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली से अंतर्वलन द्वारा विकसित कला तंत्र है, यानी कि जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो डेवलपिंग होता है इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा लेमा के द्वारा। कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, अंतःप्रदिवी जालिका है, लवक है। तो बिल्कुल सीधा सही आंसर क्या रहेगा इसका, एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका जो सेल मेम्ब्रेन जो सिस्टम होता है उसके इनफोल्डिंग से क्या बनता है, क्या बनता है, अंतःप्रदिवी जालिका बनती है। ठीक है, यकृत में निरावशीकरण का स्थल होता है, यानी कि द साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन लीवर, लीवर के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो कौन सी करती है, SER करती है, RER करती है, मुक्त राइबोसोम करता है या फिर गोल्जी बॉडी करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऊपर भी यही क्वेश्चन था। तो यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतःप्रदिवी जालिका का संबंध होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसर्न विद, देखिए, ग्लाइकोजन संश्लेषण से, प्रोटीन संश्लेषण से, वसा संश्लेषण से या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोजन का भी सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का संश्लेषण RER के अंदर होता है और वसा संश्लेषण कहाँ होता है, SER के अंदर होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने आज की वीडियो के अंदर 45 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, आप डायरेक्ट मुद्गल बायोलॉजी नाम से सर्च कर लीजिएगा, नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक भी देखने को मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।